करते हैं सर। हाँ, ओके। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, जो पूरा अरिथमेटिक है, गणित है और जो पूरी डायनामिक्स है इस चुनाव की, वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। सब लोग कुछ कह रहे हैं कि कुछ तो बदल गया है। अब वो क्या बदला है ये समझना जरूरी है। खासकर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ आता है। और यूपी एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि वो तो 80 में से कम 75 सीटें तो लाएगी ही लाएगी। अभी पिछले महीने तक आपने देखा था जब जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो उसके बाद ऐसा लगा कि राम के नाम पर यूपी में तो 80 की 80 सीटें आ जाएंगी। लेकिन जनवरी से अब अप्रैल चल रहा है और चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? समाज का अलग अलग तबका जो कि इस समय बीजेपी के खिलाफ हो गया है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जो इस समय घर में बैठ गए हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो जमीन पर फेल हो रही है। किसान बीजेपी से नाराज है, युवा बीजेपी से नाराज है, गरीब जनता बीजेपी से नाराज है और नवयुवक वो भी बीजेपी से नाराज है। और यही चार स्तंभ हैं जो बीजेपी कल अपना मैनिफेस्टो में भी कहा कि देखिए, ये हमारे चार पिलर्स हैं जिनके आधार पर हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 400 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस करेगी। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता इस तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावे करना अलग बात है, लेकिन जो जमीन की स्थिति है वो इस समय बिल्कुल अलग है। और अगर उत्तर प्रदेश की, आज खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहती हूं। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका उनका परिचय करवा दूं। देश के जाने माने किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर उनकी बहुत पैनी नजर है। सारे देश के किसानों से वो संपर्क में है, तो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इस समय क्या चीज ऐसी है जो बीजेपी के खिलाफ जा रही है। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश नीति पर। और जो मेरा पहला सवाल है धन्यवाद। सर, वो यही है कि बीजेपी के खिलाफ अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि अब राम के नाम पर तो 80 में 80 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है। ऐसा इन 2 महीनों में सर क्या गड़बड़ हो गया? देखिए नीतू जी, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो तो उद्घाटन के बाद ही समाप्त हो गया। उसके बाद उस मुद्दे में कोई जान नहीं बची। अब इन्होंने जो नया नारा दिया था ज्ञान वाला, यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, कि साहब हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी हम बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। मैं सबसे पहले उसी से शुरू कर देता हूँ। जहां तक गरीबों का सवाल है, सारी स्टडी आ चुकी है कि गरीब पिछले 10 साल में और ज्यादा गरीब हुआ है और अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है। आज भी यदि आप आज का इंडियन एक्सप्रेस देखें तो बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल उसमें दिया है कि किस प्रकार से जो है गरीबों की आय कम हुई है और अमीर जो 1% लोग हैं उनकी आय जबरदस्त और उनकी वेल्थ जबरदस्त इंक्रीज हुई है। तो नीचे स्तर के, मान लीजिए मोटरसाइकिल की सेल है या 40-50 लाख से नीचे के घरों की सेल है, वो सब कम होती चली जा रही है। तो इससे पता लग रहा है कि गरीब की क्या स्थिति है, क्योंकि वो चीज रिलेटेड है युवा से और रोजगार से। तो गरीब की स्थिति मैंने आपको बताई बहुत खराब हुई है इस देश में। उसके बाद युवाओं का जहां तक सवाल है, युवा जो सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है रोजगार, क्योंकि रोजगार यदि उनको मिलता है तो उनका जीवन यापन आगे चलता है और आगे उनकी शादियां और सब सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो भी बहुत भयंकर जो है पिटाई हुई है उसमें भी। और जो युवा वर्ग है 30 साल तक का, उसमें से अधिकांश लोग आप देखेंगे कि भाई बेरोजगार भटक रहे हैं या किसी ऐसी छोटी मोटी नौकरी पे हैं जो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है। मान लीजिए कोई एमएससी घूम रहा है और वो कोई रिक्शा चलवा रहा हो या कोई ऑटो चलवा रहा हो, तो उसका कोई रोजगार का मतलब नहीं है। तीसरा जो अन्नदाता की बात इन्होंने की है, जिसमें एमएसपी की लीगल गारंटी इन्होंने नहीं दी, फसलों की कीमतें इन्होंने ठीक टाइम पे नहीं बढ़ाई, ना ही उसको लागू किया। किस तरह का व्यवहार किसानों के साथ यहाँ देश भर में देखा, दिल्ली के आसपास जब वो बैठे रहे, अपमानित भी किया गया, पीटा भी गया। 750 किसान किसी आंदोलन में मतलब मर जाए और सरकार सुनवाई ना करे, वार्ता तक ना करे, ऐसी निष्ठुर सरकार हमने कभी नहीं देखी। और नारियों के सम्मान की जहां तक बात है, तो इनके सांसदों ने किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ बिहेवियर किया, मणिपुर में क्या कैसे उनको जो है घुमाया गया महिलाओं को। तो ये सारी चीजें देख करके ये इनके ढकोसले और बिल्कुल निर्मूल साबित हो रहे हैं इनके दावे
और जो इनका मैनिफेस्टो आया है वो भी हवाई और खोखला मैनिफेस्टो, जिसमें कोई किसी भी ये ज्ञान वर्ग जो कहते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसके लिए कुछ नहीं है। वास्तव में ये सारा का सारा जो समाज है, देश इनके रिजीम में, इनके कार्यकाल में वास्तव में ठगा गया है, इसीलिए इससे मुक्ति चाहते हैं। जी। लेकिन अगर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो कि किसान जहां पर बिल्कुल एक जो हरित क्रांति और तमाम उस तरीके की बातें होती हैं, वहां पर क्या हो गया है गड़बड़? क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए तो इतना बड़ा संकट है कि जो बीजेपी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वहां पर क्या गड़बड़ हुआ है? क्योंकि अभी जयंत चौधरी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। क्या उनके प्रति नाराजगी है? क्या बीजेपी के प्रति नाराजगी है? अभी नरेश सिरोही जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू दिया था मुझे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अब अपने कार्यकर्ता ही घर बैठ गए हैं और वो अब इंश्योर कर रहे हैं कि बीजेपी ना जीते। क्या ये बात वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक भाजपा के नेताओं का सवाल है या कार्यकर्ताओं का सवाल है, जिस तरीके से सबको अपमानित किया गया, राजनाथ सिंह जी एक माला में अपना सर मतलब सम्मानित होना चाह रहे थे, तो उनको अपमानित कर दिया गया। किस तरीके से बार बार योगी जी को अपमानित किया जाता है, और कार्यकर्ताओं की तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं है। मतलब जो लीडरशिप है वो नीचे के कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं कटी हुई महसूस होती है। तो भाजपा में ही अपना बहुत बड़ा धड़ा है, जो नहीं चाहता कि ये लोग रिपीट हो। वो ये तो चाहते होंगे कि सरकार कैसी बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि इस नेतृत्व के तहत, यानी मोदी और अमित शाह के तहत, जो ये नई किस्म की भाजपा इन्होंने बना दी है, जिसमें तमाम वर्गों को आइसोलेट करना, एक दूसरे से भिड़ाना, लड़ाना, कार्यकर्ताओं को, और पुराने जो लोग हैं उनका अपमानित करना, उनको साइडलाइन कर देना, किसी भी मुख्यमंत्री को बदल देना, किसी को भी जो है कहीं से उठा करके, जिसकी कोई जड़ नहीं है, कोई। देखिए, लीडर तैयार होने में 30-40 साल का समय लगता है। जब तक वो तैयार होता है तब तक आप उसको निकाल के भगा दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, वेस्टर्न यूपी की जहां स्पेसिफिक आपने बात की, तो वेस्टर्न यूपी में जिस प्रकार से ये जयंत चौधरी को जिस आशा से लाए थे, वो सारी फेल हो गई। कारण ये है कि जयंत चौधरी अपने आप में कुछ नहीं है, उनके पीछे खड़ा हुआ सपोर्टर यदि उनके साथ नहीं जा रहा है, तो उनके जाने या उनको लेने का कोई लाभ नहीं है। और इनके पीछे जो सपोर्टर है, मुख्य रूप से जो किसान है या जाट बिरादरी कोर वोटर माना जाता है, उसका एक लंबा 10 साल से संघर्ष भाजपा के साथ चल रहा है। चाहे वो जाट आरक्षण के मुद्दे पर हो, जो इन्होंने बार बार वायदे करके नहीं दिया हो, एमएसपी की लीगल गारंटी, किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, किसानों को जीप के तले लखीमपुर खीरी में कुचला गया, उसको ये मंत्री बना करके सुशोभित करते रहे, और उसका टिकट भी घोषित कर दिया। महिला पहलवानों की किस तरह बेइज्जती हुई, और अग्निवीर जैसी योजनाएं इन पर थोपी गई, और तमाम चीजें जो है इस तरह की हुई, जिससे इस वर्ग को लग गया कि ये टोटली जो सरकार है वो किसानों के खिलाफ सरकार है। इसके अलावा जो कोर वोटर थे इनके, जैसे ठाकुर थे या अन्य लोग थे, उनको भी अपमानित महसूस करवाया जा रहा है। वो लगातार पंचायतें चाहे गुजरात में हो, राजस्थान में हो, वेस्टर्न यूपी में कर रहे हैं, और सारा तबका, पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम वर्ग, ये सारे के सारे इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, इसलिए इनकी जमीन काफी हद तक खिसक चुकी है। जी। लेकिन इस बार पुष्पित जी, जो डायनामिक्स योगी जी और जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है और उसके बीच जो केंद्रीय नेतृत्व से जो उसका रिश्ता है, वो इस समय क्या है? क्योंकि बहुत सारे डायनामिक्स है। अभी जब आगे जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव आना है, योगी जी के वो भी दिमाग में चल रहा होगा। एक तरफ उनको ये भी लग रहा होगा कि जो 2024 का चुनाव है, मान लीजिए कि बीजेपी को भयानक मेजोरिटी मिलती है और एक प्रचंड बहुमत से अगर वो आते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? इस बार योगी जी का डायनामिक्स किस तरह से प्ले आउट कर रहा है और आपका क्या आकलन है कि इस बार कितनी सीटें बीजेपी को वाकई में आने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये चीज एक नारा आजकल जो ठाकुरों की पंचायतें पूरे पश्चिम यूपी में हो रही हैं, उसमें एक नारा चल रहा है। वो ये है कि भाई, योगी तुमसे बैर नहीं और मोदी तुम्हारी खैर नहीं। तो इससे पता लग रहा है कि वो क्या चाहते हैं। और जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ठाकुरों की पंचायतें जगह जगह यानी जातीय पंचायतें हो रही हैं, उससे अपने आप में पता लग रहा है, और लाखों की भीड़ में उमड़ रही है उनमें उनमें पता लग रहा है कि योगी जी, और उनके हमने विचार भी सुने लोगों के, उनके भाषण भी सुने, उनके वीडियो वगैरह भी वायरल है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग, कि यदि इस बार मजबूती के साथ मोदी सरकार में आ गए, तो सबसे पहला नंबर जो लगेगा वो योगी का लगेगा, यानी योगी को हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने 2-2 3-3 बार गुजरात में सरकार बदली, खट्टर को बदला,
या शिवराज सिंह चौहान को बदला, या वसुंधरा राजे सिंधिया को घास नहीं डाली, या उत्तराखंड में हुआ। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही करेंगे, क्योंकि इनको कोई मजबूत नेता जो फ्यूचर में इनको चैलेंज कर सके। क्योंकि मोदी के बाद अमित शाह भी तैयार बैठे हैं कि भाई मोदी के बाद तो मेरा नंबर आना चाहिए। तो बीच में अगर ये योगी कूद पड़े तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। तो ये नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा मजबूत बने रहे। इस वजह से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ठान रखा है, और ये संदेश नीचे तक कार्यकर्ताओं में और ठाकुर समाज में विशेषकर चला गया है कि सबसे पहला योगी का नंबर लगेगा। इसलिए इस सरकार को ज्यादा बहुमत से नहीं आना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर परण न जाए, इस तरह की बातें करके कसम दिलाई जा रही है कि जो भी व्यक्ति भाजपा को हराए, जो भी कैंडिडेट, उसको वोट देना है, इनको वोट नहीं देना है। क्योंकि हमारे नेताओं का अपमान हुआ है, हमें राजनीतिक ताकत नहीं सौंपी जा रही है, और हमारे नेताओं का भविष्य इसमें खतरे में है। इस वजह से ये ठाकुर समाज को बिल्कुल इनके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन आपने ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है, लेकिन क्या ये जो मैसेज है कार्यकर्ताओं के लिए, क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये जा चुका है ये मैसेज? और इस उत्तर प्रदेश में जो ये कार्यकर्ताओं का हाल है, आपके तो बाकी राज्यों में भी इस समय बातें हो रही हैं कि चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, क्या इसी तरीके से देश के हर राज्य में ये तबका बीजेपी से कट चुका है? देखिए, अगर आप कल इंटरनेट देखें तो कल बहुत बड़ी, कम से कम दसियों लाख आदमी उसमें थे ठाकुर समाज के, राजकोट में रैली हुई है। जो पुरुषोत्तम रूपाला जी वहां के कैंडिडेट हैं भाजपा के, उन्होंने स्टेटमेंट पिछले दिनों दिया था कि भाई राजपूत समाज अपनी बेटियां दे करके और इस तरीके से रोटी बेटी का रिश्ता मुगलों से और इस तरीके से रखते थे। तो ये बड़ी ही अपमानजनक बात है, क्योंकि राजपूत समाज सेक्रीफाइस करने वाला समाज माना जाता है। और उन्होंने ये कहा कि भाई बिना किसी चीज की एक्सपेक्टेशन के हम तो भाई ब्राह्मण बनिया और ठाकुर, यही तो कोर वोटर माना जाता है भाजपा का। तो हम इतने दिनों से इनको वोट देते चले जा रहे हैं और ये हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे योगी जी को हटाने की इनकी नीति है, बार बार राजनाथ सिंह जी का अपमान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वहां से लेकर वेस्टर्न यूपी में तमाम, चाहे वो सहारनपुर में ननौता हो, या ठाकुरों की सोम चौबीसी मानी जाती है, यहाँ पर सरदना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो कि मुजफ्फरनगर लोकसभा के की एक कंस्टिट्यूंसी है। वहां पर रैली हुई हो, और जगह भी तरह तरह जगह जगह पंचायतें ठाकुर समाज की हो रही हैं। वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई हमें इनको सबक सिखाना है इस बार, क्योंकि इन्होंने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो इसको सबक सिखाने ये निश्चित रूप से जा रहे हैं, जैसा कि मेरी बातचीत हुई है लोगों से। जी। लेकिन पुष्पेन जी, बृजभूषण सिंह का क्या माजरा है? मैं कई लोगों से ये बात को लेकर कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको तो टिकट मिलेगा, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्या वो वाकई में इस समय प्रचार में कूद पड़े हैं? वो इस समय प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने मन बना लिया है कि उनको टिकट देना ही है? क्या इस तरीके की सुगबुगाहट इस समय सुनाई पड़ रही है वहां से? देखिए नीलू जी, इसमें क्या है कि ये इनकी टैक्टिस है कि फर्स्ट फेज में यदि उनको दे दिया जाता तो वेस्टर्न यूपी में और ज्यादा बड़ा बवाल हो जाता। राजस्थान की में भी जो है कम से कम 15 सीटों पर जाट समाज और किसान समाज जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। तो इन्होंने सोचा कि पहले फेज में और पहले और दूसरे फेज में जब ये वोटिंग इनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरे फेज के बाद राजस्थान भी खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न यूपी लगभग सारा हो जाएगा। एक फेज और है वेस्टर्न यूपी में, हालांकि तो उसमें कुछ सीटें बच जाती है। तो इनका ये है कि रेसिस्टेंस कम हो, उसके बाद हम इसको टिकट दे दें। अन्यथा क्या कारण है, दुनिया प्रचार में लगी हुई है और आप एक टिकट को घोषित नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी जो मेरी सूचनाएं हैं इंटरनेट पे, मीडिया पे सब वायरल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो प्रचार में लगे हुए हैं, जैसे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत जगह जगह हो रहा है, मालाएं पहन करके भाषणबाजी और काफिले लेकर के वो निकल रहे हैं। तो इसका मतलब उनको कान में कह दिया गया है कि अभी थोड़ा सा रुके रहो, आपको टिकट बाद में कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी मैं आपके माध्यम से तमाम अपने समर्थकों और विशेषकर जाट समाज के लोगों और बाकी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ये इसका टिकट देंगे, जैसे टेनी का इन्होंने टिकट दिया है, बिल्कुल जो है धृष्टता के साथ दिया है, बेशर्मी के साथ दिया है, जिसने किसानों को कुचला। इसी तरह जिसने महिला पहलवानों को के साथ जो है शोषण किया, उसको भी ये टिकट देने जा रहे हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना, इनके विरुद्ध जाकर के वोट दे करके इनको सबक सिखाना। जी। लेकिन आपका आकलन क्या है सर उत्तर प्रदेश के बारे में? 80 सीटें हैं, कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है। 80 सीटों में इस बार
क्या आंकड़ा आपको लगता है कि बीजेपी का मिनिमम आएगा और क्या चांसेस आपको लग रहे हैं बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स के? क्योंकि जो दावे हैं बीजेपी के कि भाई 370 का आंकड़ा तो पार करेगी, खुद प्रधानमंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ये बोल रहे थे, अभी रैलीज में भी 400 पार बोला गया। 400 पार इनके सांसद बोल रहे हैं कि भाई संविधान को हमें बदलना है इसलिए 400 पार करना है। ये जो दावे हैं और जो रियलिस्टिक पिक्चर है उत्तर प्रदेश की, वो क्या कहती है सर? देखिए, सबसे बड़ा समर्थक इनका पिछले 2 चुनावों में युवा रहा है। युवा को लगता था कि मेरा भविष्य यहाँ पर उज्जवल है और हमारा देश युवा देश है। 70% से के आसपास आबादी 40 साल से नीचे की है। तो युवा जिसका रोजगार नहीं लगा, जिसको 10 साल धक्के खाते हो गए, तैयारी करते हो गई, अग्निवीर जैसी योजनाएं उसके ऊपर थोप दी गई। भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाता है। 60,000 सिपाहियों की भर्ती, उसमें एमएससी तक क्वालिफाइड लोग भी वहां पे अप्लाई कर रहे हैं और 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया। यूपी की मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, पेपर लीक हो गया। तो इनको ये लग गया है कि हमारा भविष्य इस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसको हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो युवा ही अपने आप में सफिशिएंट है कि जो है इनको जिस तरह का उत्साह होता था युवाओं में, रैलियों में खंभों पे चढ़ जाते थे, मोदी मोदी के नारे देते थे, वो सब गायब है। बिल्कुल ठंडी भीड़ है और संख्या भी बहुत कम है इनकी रैलियां। अगर आप वीडियो वगैरह देखें उनके, तो युवा इनको हटाने जा रहा है और किसी हालत में भी ये 40 का आंकड़ा इस बार पार नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर की मैं फिगर बताऊं तो 40 का आंकड़ा ये नहीं पार कर पाएंगे। और बाकी वर्ग जो मैंने आपको बताया, ठाकुर समाज, किसान, जाट, गुजर और तमाम जो इनसे नाराज है, यदि वास्तव में एक सुनामी जैसी भी आ सकती है और काफी संख्या में इनकी सीटें 40 के नीचे भी आ सकती है। जी। लेकिन अगर 40 के नीचे इनकी संख्या रहेगी तो इस बार बीजेपी की ये रणनीति कैसे इतना केयरलेस ये लोग कैसे हो गए? सवाल ये है कि चाणक्य जो बैठे हुए हैं इनके पार्टी में, अमित शाह, क्या उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था? क्या उनको ये पता ही नहीं है कि जमीन पर क्या हो रहा है? कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों बिल्कुल कट चुके हैं जमीन से? देखिए, अब स्थिति ये है कि जो सत्ता में बैठ जाता है, वो कहीं न कहीं जो है बड़ी गलतियाँ कर बैठता है। हिटलर ने बड़ी गलतियाँ की। इंदिरा गांधी हालाँकि सारे जीवन वो डेमोक्रेटिक रहीं, लेकिन 2 साल 3 साल जो भी उन्होंने इमरजेंसी लागू की, तो उसमें भी एक बड़ी गलती वो कर बैठी। उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। और तमाम तानाशाह इस दुनिया में हुए हैं जो बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक कहीं न कहीं कर देते हैं। उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ता है। तो आज की तारीख में जिस प्रकार से ये इन्होंने सारे सेक्शंस को अपने खिलाफ कर लिया है, किसान है, नौजवान है, जाट है, ठाकुर है, गुजर है, सैनी है, ये तमाम जो इनके वोटर कहीं ना कहीं हुआ करते थे, ठीक, तो उनको उनकी वजह से इनको आइडिया नहीं है। कार्यकर्ता से ये मिलते नहीं है और अपनी बात थोपते हैं, सुनते किसी की है नहीं, मन की बात करते अपने की, दूसरों की नहीं सुनते। जब दूसरों की आदमी नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं, और जो एक इको चैम्बर में ये बैठे हैं जिसमें जो गोदी मीडिया है इनको वही बताता रहता है जो ये सुनना चाहते हैं। तमाम सर्वे आप देख लीजिए आज की तारीख में टीवी पर, लगभग इनको इतने सीटें और उतने मेजोरिटी और भाई 350 और कोई 330 इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये जाने वाले हैं। और इनके चेहरे पे कुछ हवाइयां भी उड़ रही हैं आजकल, आप देख रहे हैं। इनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इनकी ना स्पीचेस में वो कॉन्फिडेंस है, ना भीड़ में कॉन्फिडेंस है, ना उत्साह है, ना कार्यकर्ता, जैसा आपने ठीक कहा, कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं। बहुत सारी सीटों का की मेरे पास खुद रिपोर्ट है, तो खुद बता रहे हैं कि हम तो जो गठबंधन के अपने साथी उन्हीं को हराने जा रहे हैं। तो जैसे आप बागपत का ले लीजिए, आप मुजफ्फरनगर का ले लीजिए, बिजनौर का ले लीजिए, आपस में भिड़ंत हो रही है राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की, भाई इनको हराना है। जी। मैं बल्कि आपसे ये समझना चाह रही थी पुष्पेन जी कि जिस इलाके में आप बैठे हैं वहां पर डायनामिक्स कैसे प्ले आउट कर रही है? बागपत, शामली, ये सारे जो इलाके हैं, वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता इतना नाराज क्यों है? आखिर वो क्या चाहता है? उसको क्या चीज इतनी बुरी लग गई है कि वो बिल्कुल घर जाकर बैठ गया है और अपने घर से ही नहीं निकल रहा? क्या ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से है? ये ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है? देखिए, जैसे मैं बागपत की बताऊं, बागपत में जो सतपाल सिंह जी पूर्व कमिश्नर, वो 2 साल से, दो मतलब टर्म से, वो जो है 2014 से लगातार सांसद थे। उनको ये लगता है कि भाई मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को हराया, मैंने जयंत चौधरी को हराया, और ये उस सीट पे हराया जो इनकी परंपरागत पुश्तैनी सीट मानी जाती है, जहां से चौधरी चरण सिंह जी जो है सांसद बने थे, प्रधानमंत्री भी बने थे। तो मेरे से बड़ा किसान नेता या जाट नेता कौन है? मेरा टिकट काटने का कोई अर्थ नहीं था। गठबंधन हुआ था तब भी जो है कम से कम मुझे तो लड़ाई लड़ाना चाहिए था, उनका ये भी विश्वास है।
कि भाई अगर मैं वहां से छोड़ करके और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बन जाता तो मैं तो आज दोबारा से तीसरी बार सांसद पहुंच जाता। और इन्होंने वो सीट ले ली, सीट किसी बाहरी आदमी को लड़ा दिया। अब वो भी उसके खिलाफ अमरपाल शर्मा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से आगे जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं, सारे ब्राह्मण उनकी तरफ चले गए। मुसलमान सारे सारे नाराज होकर के जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद समाजवादी पार्टी के साइकिल पर वोट देगा ही मजबूती से। और वहां पर जाट एंटी जाट की राजनीति चलती है, तो जो जाट से वैसे ही नाराज रहती हैं कम्युनिटीज, वो सारी की सारी अमरपाल शर्मा की तरफ जाएंगी। और क्योंकि ये खुद भी एक गुजर गांव से बिलोंग करते हैं, तो गुजरों का भी एक समर्थन उनको मिलेगा, तो अति पिछड़े पिछड़े सैनी समाज, कश्यप, इन सबके समर्थन से भारी इनकी विजय होगी। अब मैं इसी तरीके से मुजफ्फरनगर पे आता हूँ। देखिए, मुजफ्फरनगर की सीट पर पिछली बार मात्र 6,500 वोटों से संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह जी को हरा करके सांसद बने थे। अब एक तो ये है कि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बनी हुई है। उनके खिलाफ जो 2-3 नेता हैं बड़े, जैसे सुरेश राणा जी हैं या संगीत सोम है, जो ठाकुर नेता हैं, उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इनकी वजह से हम हारे हैं। और एक विक्रम सैनी यहाँ से जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे खदौली से, उनकी पत्नी लड़ाई तो वो भी हार गई थी बाद में। तो इनको ये लगता है कि ये इस वजह से हारे हैं। तो और ठाकुर समाज ने निश्चित कर रखा है इनका विरोध करना है। सैनियों में इनका विरोध हो रहा है। इसी तरीके से गुजर समाज नारे दे रहा है। प्रजापति समाज का कैंडिडेट बसपा ने वहां उतार दिया, वो प्रजापति ले जाएंगे। और त्यागियों ने अपना अलग कैंडिडेट उतार दिया। तो इससे इनकी ऐसी घेराबंदी होगी कि हरिंद्र मलिक जो जाट कम्युनिटी से आते हैं, समाजवादी पार्टी के वो कैंडिडेट हैं यहाँ उसे, और भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। और इनके प्रति जाट समाज में विशेष नाराजगी इसलिए है क्योंकि जाट समाज को ये पिछले 10 साल से केवल बरगलाते आ रहे हैं। चाहे वो जाट आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर इन्होंने समाज के फेवर का, समाज के हित का कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए समाज भी इनके खिलाफ। जी। सर, इसका असर बाकी राज्यों में क्या पड़ता हुआ देख रहे हैं? यूपी में तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय तस्वीर क्या है। लेकिन अगर यूपी में ये हाल है तो फिर बाकी राज्यों में इसका असर, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, कार्यकर्ता घर बैठा हुआ है, डिस्कनेक्टेड है, यही कहानी तो अमूमन हर राज्यों में है कि लोगों के टिकट काटे गए हैं। और यही चीज वहां के नेताओं में भी होगी कि भाई जिसका टिकट कटा है वो क्यों अब इस तरीके से पूरे जोश और खरोश के साथ आएगा और कहेगा कि देखिए आप मोदी जी को तीसरी बार जितवाइए। तो क्या यही कहानी अमूमन अब हर राज्य में देखने को मिलेगी जो यूपी में तस्वीर है? देखिए, ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, या मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, वो ये है कि वो काट के चलते हैं आदमी। नारा ये देंगे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन वास्तव में ये केवल अपनी चलाते हैं। कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, किसी भी नेता का कोई भविष्य नहीं है। उसको पता नहीं है कि आज तुम ये हो, कल क्या रहोगे। अब खट्टर साहब 10 साल से थे, अच्छे थे बुरे थे, चलो जैसा भी है, हालांकि उन्होंने भी बहुत अत्याचार किसानों के ऊपर किया, वो हटाए जाते। अभी 2000 अभी अक्टूबर में चुनाव हरियाणा में, वो वैसे ही सुपड़ा उनका साफ होने वाला था, उनको तुरंत हटा करके नायब सिंह सैनी को ले आए। अब किस दिन किसको हटा दें, किसको लगा दें, तो इससे एक संदेश ये जा रहा है कि हम 25 साल, 30 साल, 35 साल, कितने साल यहाँ मेहनत कर लें, अचानक हमें बनाया जा सकता है, अचानक खत्म किया जा सकता है। अगर ये रूल मोदी जी के ऊपर अप्लाई हो जाए, भाई मोदी जी भी 10 साल से हैं, तो 10 साल के बाद इनको हटा देना चाहिए। भाजपा भी इनको हटा सकती है, आरएसएस इनको हटा सकता है, लेकिन ये खुद की पोजीशन तो ऐसी चाहते हैं कि मजबूत रहे। और युवा है, उसके लिए आप चाहते हो 4 साल की नौकरी करें अग्निवीर के माध्यम से। तो ये संदेश बहुत गलत गया हुआ है लोगों में कि ये एकोमोडेटिव, सबको साथ लेकर के, अटल अडवाणी जी वाली जो भाजपा थी, जो अपने एनडीए के गठबंधन के साथियों को भी साथ लेके चलती थी, अन्य लोगों की सुनती थी, वार्ता के माध्यम से करते थे, लेकिन वो कुछ नहीं है, ना किसी की सुनवाई है। अब आंदोलन किसान कर लें, करते करते 750 किसान मर जाए, 13 महीने बैठे रहे, ये किसी की सुनवाई नहीं करेंगे। एक आपने वहां देखा होगा, वो आंदोलन कर रहे थे लेह लद्दाख में, है हाँ, वो वांगचुक। 20 वांगचुक जी, वो 20-22-25 दिन बैठे रहे भूख हड़ताल पर। जब उन्हें लगा कि भैया ये यहाँ तो कुछ सुनवाई नहीं होने वाली है, वो उनको चुपचाप उठना पड़ा। अरे भाई, ये क्या तरीका है? इसका मतलब आप देश के नागरिकों की कोई सुनवाई नहीं करेंगे। आप इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन थोपना चाहते हैं इस देश पर, कि 5 साल तक कोई सुनवाई ना हो। चुनाव के टाइम पे कम से कम कुछ भय इनको रहता है कि अभी बिल्कुल। चुनाव चल रहा है 24 का, उसके बाद भाई महाराष्ट्र का आ जाएगा, उसके बाद दिल्ली का आ जाएगा, उसके बाद फलाना राज्य का आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा भयभीत रहते हैं कि भाई
जवाबदेही देनी पड़े। ये ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, ना बार-बार जनता को फेस करना चाहते हैं, सीधा चाहते हैं 5 साल में एक बार चुनाव हो, बाकी खत्म, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, ना ही इनका कोई विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में हो। संस्थानों के ऊपर किस प्रकार का अटैक हो रहा है, किस तरीके से सारे संस्थानों का दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अपने वॉशिंग मशीन में धो-धो करके अपने यहाँ जमा किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये केवल तानाशाही मॉडल में बिलीव करते हैं, इसलिए सारी बीजेपी इनसे कट गई है, उनसे मुक्ति चाहती है। बस अब एक आखिरी सवाल करूँगी पुष्पेन जी कि इसका मतलब ये है कि इस बार 2024 में जनता के साथ खुद बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और नेता इस बार अब मोदी और शाह को सत्ता के बाहर करेंगे। बिल्कुल, वो ये जानते हैं कि ये सत्ता में आ गए तो हमारे नेता भी सेकंड लाइन की लीडरशिप कहाँ है यहाँ? ऐसी स्थिति करके जाएँगे कि 30-40 साल में नेता तैयार होता है, तो फिर 25-30 साल पीछे चली जाएगी बीजेपी। तो जब नेताओं की सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की लीडरशिप नहीं होगी और रबर स्टैंप टाइप नेता होंगे, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो कहीं बोल नहीं सकते, जिनकी कोई जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो निश्चित रूप से भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर एक बार सत्ता में आ भी गया, बोल तो आने वाले नहीं है तीसरी बार, लेकिन आ जाते हैं तो भाजपा का भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। तो देश हित में भी भाजपा को चाहिए और अपने हित में भी कि भाजपा पार्टी को बचाना है तो इनसे मुक्ति इनको पानी चाहिए, और ये बात कहीं न कहीं उनके अंदर गई है। जी। चलिए बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत हैं। अब देखना होगा कि जैसे-जैसे कैंपेन आगे बढ़ता है, क्या कुछ होता है। लेकिन बीजेपी के लिए 2024 वाक़ई में एक टेढ़ी खीर ऐसा लगता है कि साबित होने वाला है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी। थैंक यू सो मच आप इस देश नीति पर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच।